हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त रामोतार। आज मैं आपको, जैसे मैंने कल आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया, उसी तरह आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी लेकर आया हूँ। इसके बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे, जैसे कि इसका गठन, इससे संबंधित प्रावधान, इनसे संबंधित संशोधन तथा इस आयोग के कार्य और शक्तियां। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था वो भी एक संवैधानिक निकाय था और ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो गठन है यह संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। आपको पहले बता दें कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था उसी को विभाजित कर दिया गया दो भागों में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जैसा कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग, जैसा कि हेडिंग में आप देख पा रहे हैं, तो 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी इसका गठन कब कर दिया गया? 1990 का 65वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस आयोग की स्थापना क्यों की गई? तो इस आयोग की स्थापना जो है कि संरक्षण, जो ये जातियां थी, इनको संरक्षण प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना की गई। संरक्षण प्रदान करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है उनको जो है कि संरक्षण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई। जो जनजाति है वह भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी अनुसूचित जातियों से भिन्न होती है। आप अपने आसपास देखते होंगे, आपको अनुसूचित जाति के लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो बसावट थी पहले वो जंगलों में हुआ करती थी, अब धीरे धीरे निकल के ये बाहर आ गए। अंग्रेजों के समय इनको काफी लॉस हुआ, और लॉस नहीं कह सकते, काफी हरास हुआ इनका और लॉस भी हुआ, तो इनको जो है कि जंगल छोड़ के थोड़ा सा बाहर भी आना पड़ा। तो इनकी समस्याओं को देखते हुए इस जनजाति आयोग की स्थापना की गई। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 1999 में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक कल्याण एवं विकास कार्यों को गति देने के लिए एक जनजाति मंत्रालय का गठन भी किया गया। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उनके कार्यों को गति देने के लिए कौन सा मंत्रालय है? तो वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जो कि उसके लिए कार्य करता है। आगे हम देखेंगे ये इसी प्रश्न का उत्तर है कि मतलब कि इसकी स्थापना और क्यों की गई। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस भूमिका को निभाना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं था। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी। इसकी स्थापना जो है कि इसकी स्थापना जो है कि संविधान के 89वें संशोधन के द्वारा की गई 2003 में। और आपको मैं बता दूं कि जो अनुच्छेद 338 या 338 का है, यह संविधान के भाग 16 में है, यानी इसका वर्णन संविधान के भाग 16 में है। 338 जैसा कि आप जानते हैं यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, और 338
का जो है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, जो कि बाद में जोड़ा गया 89 में संविधान संशोधन के द्वारा। अब इस आयोग में भी जो अनुसूचित जाति आयोग था उसकी तरह यह एक बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि नियुक्त किए जाते हैं और इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। कानून में देखें तो इनके कार्यकाल जो है कि 3 वर्ष के होते हैं। 3 वर्ष, ये आपको याद रखना है, 3 वर्ष। यानी यह राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तो ऐसी बात नहीं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, लेकिन जब भी चाहे राष्ट्रपति इनकी सेवा शर्तों में संशोधन कर सकता है, इनको हटा सकता है, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति। सरकार ने अगर इनके लिए कोई प्रावधान किया है, उनके लिए कोई रक्षा उपाय किया है, तो इन संबंधित विषयों का जो है कि आयोग अनुवीक्षण करेगा, उन पर निगरानी रखेगा और जो सरकार ने उपाय किए हैं वह कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका मूल्यांकन भी करेगा। ये आयोग का एक कार्य हुआ। अगर किसी ने शिकायत कर दिया कि नहीं, जो है कि जो रक्षा उपाय किए गए हैं उससे हम वंचित है या मैं वंचित हूं, तो जो है कि आयोग जो है कि उनकी शिकायतों का जो है कि जांच करेगा। यह भी एक इनका कार्य है। और तीसरा कार्य है इनका जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये सलाह भी दे सकते हैं, किसको? संघ एवं राज्य को। ये भी है। अगर जो अनुसूचित जनजाति है, अगर आयोग को लगता है कि नहीं इनके लिए ये काम बेहतर हो सकता है तो वह सलाह भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा पॉइंट। प्रतिवर्ष जब आयोग ठीक समझता हो या फिर प्रतिवर्ष तो रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वह समय से पहले भी प्रस्तुत कर सकता है अगर आयोग को लगे कि नहीं राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि अगर आयोग को लगता है कि संघ या किसी राज्य के द्वारा यह कार्य किया जाना चाहिए तो वह इसकी सिफारिश करता है कि इससे जो है कि जनजाति का कल्याण हो सकता है। अगर सरकार के द्वारा कोई नियम बना दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा वे निर्दिष्ट करें। अगर सरकार द्वारा कोई उनके कल्याण हेतु नियम बना दिया जाता है तो उसकी भी देखरेख आयोग को करना पड़ता है कि नहीं वह कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके जो विकास और संरक्षण से संबंधित योजनाएं हैं वो लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। वह सरकार के सामने जो है कि राष्ट्रपति के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आयोग के अन्य कार्य क्या क्या है वह भी हम देख लेते हैं। तो हो गया आपके मुख्य कार्य जो 6 हो गए। अब आयोग के अन्य कार्य भी हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति महोदय ने 2005 में जो कि इनकी सुरक्षा एवं कल्याण एवं विकास के लिए कुछ अन्य कार्य भी निर्धारित किए जो काफी वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उपज पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय। पहले अंग्रेजों ने इनसे बहुत सारे अधिकार छीन लिए थे। उन्होंने काफी मात्रा में पेड़ों की कटाई की, बहुत सारे ऐसे काम, जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ों को बचाने हेतु बहुत सारे आंदोलन भी चलाए गए। तो इसमें क्या होता था कि इनके अधिकार जो है कि सीमित कर दिए जाते थे या फिर इनको जंगल से निकाल दिया जाता था। तो सरकार ने जो है कि नियम बनाया कि नहीं इनको भी कुछ अधिकार या स्वामित्व दिया जाए। दूसरा यह है कि जनजाति समुदायों की खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार को सुरक्षित रखने संबंधी उपाय।
मतलब इनका खनिज जल पे भी अधिकार रहेगा, ऐसा सरकार का कहना था 2005 में, और वो अब भी है। जनजातियों के विकास एवं उनके लिए अधिक वाहनी आजीविका रणनीतियों पर काम करने संबंधी उपाय। अगर आयोग को लगता है कि ये काम नहीं, अगर आयोग को लगता है कि ये काम करना चाहिए तो वो काम वह कर सकता है, सरकार ने ऐसी शक्ति दे। जैसे कि किसी योजनाओं की वजह से, जैसे कई बांध जो है कि बन रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारी जनता जो है कि विस्थापित हो जाती है, तो दूर दराज के एरिया में ही बांध बनते हैं, तो ऐसे में जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको विस्थापित कर दिया जाता है, तो उनके लिए पुनर्वास जो है कि करना भी इनका काम है, या जो उपाय है वह अभी बता सकते हैं सरकार को या फिर केंद्र सरकार को, राज्य या केंद्र सरकार को। जनजाति लोगों का भूमि से बिलगाव यानी विस्थापन को रोकना तथा इनका प्रभावी पुनर्वासन भी इनका कार्य है। और छठा है आपका वन की सुरक्षा एवं सामाजिक वानिकी में अधिकतम सहयोग। ये लोग इतने ज्यादा वनों के बारे में इतने सजग होते हैं, इतने ज्यादा उससे जुड़े होते हैं कि अगर इनको जोड़ लिया जाए तो सरकार को लगा कि नहीं, काफी हेल्प हो सकती है वनों को बचाने में। पेशा जो अधिनियम है इसको भी पूरी तरह कार्यान्वित करने संबंधी जो है कि उपाय जो 1996 में आया था, यह भी पूछ लिया जाता है, आपको यह याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो झूम खेती थी वो अधिकतम जनजातियों के द्वारा की जाती थी। तो झूम खेती में होता क्या था कि जंगल, या अब भी होता है, जंगल को जला के वहां पे जो जब जंगल जल जाए तो उससे खाद बन जाती थी, जो राख था वो खाद बन जाती थी, फिर वहां पे खेती करते थे, और फिर उसके बाद जब वहां से फसल उग गई तो फिर दूसरे स्थान पे चले गए, फिर वहां पे जला दिए। तो इस प्रकार से जो है कि जंगल को काफी नुकसान पहुंचता था और अपरदन भी होता था। तो इसके लिए आयोग से कहा गया कि आप इसको जो है कि धीरे धीरे कम करिए और फिर अंततः इसे समाप्त करना है। इस तरह की बातें की गई। आयोग जो है कि जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, उसी तरह ये एसटी आयोग यानी अनुसूचित जनजाति आयोग है, यह प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, या फिर जब भी चाहे, मैंने पहले बता दिया, जब भी चाहे तब यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे सकता। राष्ट्रपति जो है कि यह प्रतिवेदन संसद में रखता है, या फिर संबंधित राज्य की राज्यपाल को यह प्रतिवेदन भेज दिया जाता है। अगर किसी कारणवश उस नियम को लागू नहीं किया जा सकता तो उसके कारणों का भी उल्लेख किया जाता है कि नहीं, हम इस नियम को लागू नहीं कर सकते। आयोग के पास एक सिविल राइट भी होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिविल राइट यानी सिविल अधिकार होता है। यदि अन्वेषण करते समय या किसी परिवार के बारे में जांच करते समय विशिष्टता निम्नलिखित विषयों में वे सभी शक्तियां होगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती है। भारत के जो क्या क्या शक्तियां हैं, भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को जो है कि ये समन भेज सकते हैं, हाजिर होने के लिए कह सकते हैं, उनसे शपथ पर परीक्षा करवा सकते हैं। दूसरा है किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा रख सकते हैं। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, ये भी इनकी शक्तियां हैं। और किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अद्य अपेक्षा कर भी सकते हैं। और फिर लास्ट है जो राष्ट्रपति नियम निर्धारित करे उस पे जो है कि कार्य कर सकते हैं। साक्ष्यों और दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन भी निकाल सकते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। संघ या राज्य सरकार अगर कोई नियम बनाती है इनसे संबंधित, जनजाति से संबंधित, तो वह आयोग से परामर्श करेगी कि नहीं यह नियम ठीक है कि नहीं। दोस्तों, यह मैं लक्ष्मीकांत की किताब से पढ़ा रहा हूं।
तो आप चाहे तो खुद भी वो किताब पढ़ सकते हैं। आपको इसमें क्या बातें याद रखनी है कि इसे कब पृथक किया गया, तो आपको याद रखना है 89वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि इसे पृथक किया गया। 89वां 2003। इसमें एक और संशोधन हुआ था जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग उसे भी याद रखना। देखना वो कौन सा संशोधन है, आप कमेंट करना कौन से विषय से संबंधित संशोधन किया गया था, वो उसके बारे में आप कमेंट करना। दूसरा यह है कि यह संविधान के भाग 16वें में इसका उल्लेख है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मंत्रालय। जनजाति मंत्रालय आपसे अभी पूछ सकता है कि अगर यह इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो अनुसूचित जाति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप उसके लिए आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बारे में बताएंगे। ये रही कुछ प्रमुख जानकारियां, आप इसे जरूर याद रखें, इससे इन दो टॉपिक से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।